किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग का जो इंग्लिश इलेक्टिव है कोर भी देखिए बहुत सारे जगह में लिखा हुआ है कोर के लिए यही है आपका सेकंड सेट। तो हो सकता है कोर और इलेक्टिव के लिए सेम हो सेट टू इस पर मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये कोर 2 के लिए मैंने देखा था, डाउनलोड किया था तो इलेक्टिव यहाँ पे लिखा हुआ और डाउनलोड भी हो गया। तो ये इलेक्टिव और कोर दोनों के लिए हो सकता है, तो आप लोग देख लेना। तो चलिए देख लेते हैं आपका 2021-22 सेशन के लिए बच्चों, और क्लास 12 का ये है और सेट 2 आज हम करवाने जा रहे हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि सेट 1 का भी सॉल्यूशन मेरे जैसा किसी ने कराया नहीं है पूरे यूट्यूब में, तो आप लोग उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए। पूरे सभी पैसेज का मैं कॉम्प्रीहेंड करके कैसे टैकल करना है सभी की यहाँ पे आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। 1.5 घंटे का आपको एग्जाम रहेगा, 1 आवर एंड 30 मिनट्स। तो आप लोगों को कोई भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 40 क्वेश्चन है, सभी का मार्क्स है। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए देखते हैं किस तरह का पैसेज आया हुआ है। आप लोग सेट 1 में फिर से बोल रहा हूँ कि अगर नहीं देखे हो तो जरूर देख लेना, हमारे चैनल द्वारा कराया हुआ है वही वाला आप लोग देख लीजिएगा। हो सके तो एंड स्क्रीन में ये वीडियो जब लास्ट में देखिएगा तो यहाँ पे एंड स्क्रीन में पॉपअप होगा क्लास 12 का, तो वहाँ से देख सकते हैं। इंग्लिश का भी मैं डाल दूंगा तो वहाँ से भी सेट 1 का आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए सॉल्यूशंस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो क्या पूछ रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 8। आप लोग का ये पैसेज थोड़ा लेंदी है और इसके आधारित आपका जो इसके ऊपर बेस्ट 8 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इस पर आधारित। तो सभी को आपको आंसर करना होगा। तो देखिए कितना लंबा पैसेज है, आप लोग देख सकते होंगे पैसेज काफ़ी लंबा है, लेंदी है। और देखिए कोई भी पैसेज आपको एग्जाम में आएगा तो हर बार पैसेज अलग रहता है। हो सकता है बहुत ही रेयरली चांस बनेगा कि आपका जो 5 2 9 10 है ना, 5 2 10 हुआ ना, 5 5 ये 2 पैसेज हैं, तो 10 क्वेश्चंस में अगर कोई 1-2 पैसेज भिड़ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आ भी सकता है। लेकिन आपको उम्मीद नहीं रख सकते हैं, है ना, ऐसा उम्मीद या होप बना के नहीं रख सकते हैं कि ये 10 में ही आ जाए। हो सकता है कुछ बाहर से आ जाए, लेकिन अगर 1-2 भी सेम आ गया तो आपको फ़ायदा कर जाएगा। और अगर 5 से 10 पैसेज का प्रैक्टिस करके चलोगे तो एग्जाम में टैकल करने की आदत बन जाएगी कि कैसे पैसेज को समझना है और कैसे उसको मतलब कि आप उसको बनाना है, ठीक है। इतना तो आपके पास टेक्निक आ जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं, इतना स्किल आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह सा आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब कि किस तरह का पैसेज और इसके आधारित किस तरह के क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और इस पैसेज को टैकल करने की कोशिश करते हैं आपके साथ। 4 hours earlier the man had anchored his small towing boat off the rocky coast of the island and had climbed the steep slope। बोलता है कि 4 घंटे पहले उस आदमी ने, है ना, अपने छोटे रस्सी से जुड़े हुए, जो उसका नाव था, रस्सी से जुड़े हुए नाव को किसी चट्टानी किनारे, जैसे कि कोई समुद्र है तो उसका किनारा यहाँ पे चट्टान से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए चट्टान है किनारे किनारे, और यहाँ पे जो किनारा होगा, जो चट्टान से सटा हुआ जो किनारा होगा, वहाँ पे वो उतरा। और उसके बाद वो अपना जो मतलब कि बोट था, मतलब नाव था, उसको रस्सी के सहारे लंगर डाल के ठहराया, ठीक है, ठहरा दिया। एंड हैड क्लाइम्ड द स्टीप स्लोप, और जो खड़ी ढाल थी, स्टीप स्लोप मतलब होता है खड़ी ढाल बच्चों, ऐसे करके जो खड़ी ढाल रहती हैं, और इसमें आदमी को चढ़ना पड़ता है तो बहुत ही चढ़ाई होता है इसे, ठीक है। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, ऐसे अगर चढ़ाई है तो वो स्टीप स्लोप हो गया, जिसके ऊपर चढ़ने में बहुत ही मुश्किल होती है ना। और चट्टान का ये किनारा था, और यहीं के किनारे में ये यहाँ पे आपका समझिए तो बोट, ये जो था बोट, वो बोट को यहाँ पे लंगर के सहारे जो ऐसे करके एंकर रहता है यहाँ पे डाल दिया, है ना। तो इस तरह से खड़ा कर दिया अपना नाव। देखिए यहाँ पे नाव का भी चित्र बना दिया, एंकर करके यहाँ पे डाल दिया है। और इस किनारे में जो चट्टानी किनारा था, उसके किनारे वो चढ़कर ऊपर आने लगा, है ना, देखिए ऊपर। और इधर समुद्र है किनारे, ये साइड समुद्र है इधर पीछे। फिर से मैं चित्र बता देता हूँ। यहाँ पे ऐसे चट्टान है, ये यहाँ पे इसको चढ़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे इसका नाव है जो कि एंकर से करके लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे लंगर डाल दिया गया है, और इधर समुद्र है, बहावा समुद्र है, बहुत ही बड़ा समुद्र है, ठीक है। ऐसा करके यहाँ पे दृश्य बन रहा होगा। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि दिस कोस्ट वॉज रेयरली फ्रिक्वेंटेड बाई विजिटर्स। ये एक ऐसा किनारा था जहाँ पे आगंतुक, विजिटर्स मतलब आगंतुक या फिर कोई बाहरी जो देखने के लिए आते हैं, है ना, जो देखने के लिए विजिटर्स रहते हैं, दर्शक रहते हैं, सॉरी, जो भी बोल सकते हो, आगंतुक, तो वो सारे वहाँ पे बहुत ही रेयरली, मतलब बहुत ही मुश्किल से ही आना जाना करते थे। क्यों करते थे, चलिए देख लेते कारण क्या कि क्यों वहाँ पे जल्दी उस किनारे की ओर क्यों नहीं जाते थे।
समुद्र का कोई किनारा ज़्यादा खतरनाक रहेगा तो वहाँ ज़्यादा नहीं जाएंगे, जो किनारा ज़्यादा मतलब कि अच्छा होगा, जहाँ पे कि सभी तरह की सुविधाएं होंगी, तो वहीं पे सभी आदमी लोग जाने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर इट वॉज डिफिकल्ट ऑफ एक्सेस एंड लैंडस्केप वॉज ब्लीक एंड अनफ्रेंडली। बोलता है क्योंकि वहाँ का जो मतलब परिदृश्य था, लैंडस्केप मतलब वहाँ का जो दृश्य था, वहाँ के जो स्थितियाँ बहुत ही ब्लीक एंड अनफ्रेंडली, बहुत ही बेरंग रूखा मतलब खतरनाक भयावह, और अनफ्रेंडली मतलब कि थोड़ा सा अजीब लगता था देखने में, है ना वो किनारा। क्यों था चलिए देख लेते हैं। आगे देखो क्या बोल रहा है, सिंपल क्यूरियोसिटी एंड द लव ऑफ एडवेंचर। एडवेंचर आप समझ रहे हो, किसी भी भयानक चीज़ को, किसी भी मनोरंजक चीज़ जो थोड़ा सा खतरनाक होता है स्टंट वाला, वो सभी को करने के लिए जो एक तरह का मतलब कि होता है जुनून, वो एडवेंचर कहलाता है। तो आप लोग एडवेंचरिंग के लिए कभी पहाड़ चढ़ते होंगे, कभी आप लोग मोटरसाइकिल से कहीं जाते होंगे लंबे टूर पर, है ना, तो वो एडवेंचर ही हो गया। हैड इम्पेल्ड द मैन टू गो देयर, है ना। तो बोलता है कि सिंपल क्यूरियोसिटी मतलब किसी तरह की एक उत्तेजना, मतलब बोल सकते हो कि वहाँ पे कि चलो जाकर देख लेता हूँ। क्यूरियोसिटी मतलब हो गया किसी भी तरह की उत्सुकता, हाँ उत्सुकता, कि एक तरह की उत्सुकता और किसी भी तरह का एडवेंचर, है ना, उस एडवेंचर के लव ने उसको वहाँ पे जाने के लिए प्रेरित किया कि चलो जाके देखते हैं कि उस किनारे में क्या मिलेगा, कैसा होगा, है ना। व्हेन ही हैड सेट आउट इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह उस किनारे से आगे की ओर बढ़ा, है ना, निकला, रवाना हुआ, द सी हैड बीन वेरी काम एंड क्लीन, जो समुद्र था बहुत ही शांत और साफ दिख रहा था। ठीक है, याद रखिएगा, समुद्र जो था साफ और क्लीन दिख रहा था। द स्काई क्लाउडलेस, बादल साफ थे, जो आकाश में बादल थे साफ थे। बट नाउ ए स्ट्रोंग विंड हैड राइजन, लेकिन अब अचानक एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही स्ट्रांग हवा बहने लगी, है ना, उठने लगी। द कोस्ट फॉर माइल्स राउंड वाज ग्लूमी एंड डेसलेट, बोलता है कि जो किनारा था वो बहुत ही ज़्यादा, देखिए जो किनारा लिख रहा था, कोस्ट मतलब किनारा, जो समुद्री किनारा था, मीलों मील मतलब बहुत दूरी तक भी अगर आप देखते तो बेरंग और भयानक दिख रहा था। ठीक है, बहुत ही तन्हा वीरान बोल सकते हैं, और भयानक दिख रहा था, जहाँ पे कोई आदमी का कोई ठिकाना नहीं था, वैसा दिख रहा था, है ना। दूर दूर तक लग रहा था जैसे कि यहाँ पे मानव बहुत ही दिनों के बाद आए हुए हैं। ठीक है, डार्क वेव्स सेंट अप ए ह्यूज स्प्रे ईच टाइम दे ब्रोक ऑन द ब्लैक अनइवन रॉक्स विच प्लंज्ड डीप डाउन इनटू द वाटर। अब क्या हुआ देखो कि डार्क वेव्स मतलब बड़े बड़े जो लहर थे वो उठने लगे, और वो क्या हो रहे थे, ह्यूज स्प्रे ईच टाइम दे ब्रोक ऑन द ब्लैक अनइवन रॉक्स। बोलता है कि जो काले पत्थर थे, बड़े बड़े पत्थर थे, उस पर आकर वो लहरें टकराने लगी, है ना, और पानी में उछाल लेने लगी, है ना, पानी ऊंचा ऊंचा उछाल लेने लगा। अब ऐसे रॉक रहेगा तो यहाँ पे पानी का जब बड़े बड़े आएंगे वेव्स, तो यहाँ पे ज़्यादा दूर तक मतलब कि छिटकेगा, मतलब बाहर तक निकलेगा पानी, वही कहा जा रहा है। अब आगे देखो इससे क्या होगा प्रॉब्लम है इसको। ठीक है, लुकिंग डाउन एट द चॉपी सी बिलो द मैन रियलाइज्ड ही वुड हैव टू मूव क्विकली इफ ही वाज टू सेव हिज बोट। बोलता है कि नीचे ऐसी स्थिति देखकर, वो चट्टान के ऊपर चढ़ चुका है ना, तो उसको वहाँ पे से नीचे देखकर ऐसा लगा कि अगर मैं जल्दी से अपना बोट नहीं हटाऊंगा तो हो सकता है मेरा बोट खत्म हो जाए, वहीं पे नष्ट हो जाए। अब आगे देखो क्या करता है, द रॉक्स विच हैड प्रीवियसली बीन फेयरली इजी टू क्लाइंब वेयर नाउ ट्रीचरस एंड स्लिपरी। बोलता है वही चट्टान, जो पत्थर थे जो पहले चढ़ने में आसानी लग रहे थे, फेयरली इजी टू क्लाइंब, क्योंकि खड़ी ढलान थी तो किसी तरह से वो हेल्प मतलब कि थोड़ा सा मेहनत करके चढ़ गया था, लेकिन अब वो खतरनाक हो गया था और डरावना हो गया था। क्यों? क्योंकि वे आर नॉट ट्रीचरस एंड स्लिपरी, क्योंकि पानी के जो बार बार यहाँ से पानी का बड़ा बड़ा मतलब कि आया लहर, उसके कारण पूरा चट्टान भीग गया। और चट्टान भीग जाने के बाद आप लोगों को पता होगा एक काई होता है, काई या किसी भी तरह का आप समझ सकते हैं, पानी के कारण जो कवक वक लग जाते हैं किनारे में, तो वो वहाँ पे एक तरह से एक लेयर बना देता है, और वो लेयर अगर वहाँ पे पानी डाल दिया जाए तो भयावह बन जाता है, इतना फिसलन होता है कि अगर आप उस पर पैर रखोगे तो सीधे नीचे जाओगे। ठीक है, तो वैसा स्थिति बन गया था। देखिए लिख रहा है वेयर नॉट ट्रीचरस, कपटी बन गया, वो जो आपका जो मतलब कि विश्वासघाती बन गया। जो ये ढलान था पहले जो इसका साथ दे रही थी, अब साथ देने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो एक तरह से उसके लिए एक तरह का दुश्मन का काम कर रही थी कि अगर उस पर वो किसी भी तरह से गलती से अगर पैर अच्छे से नहीं रखता है तो सीधे फिसल के नीचे चला जाएगा, और हो सकता है उसको बड़ा डैमेज हो सकता है, बड़ा घटना घट सकती है। तो वे आर नॉट ट्रीचरस एंड स्लिपरी, बहुत ही ज़्यादा फिसलन और भयानक हो गया था। अब देखो क्या करता है, आगे देखिए क्या लिख रहा है कि द मैन क्लिंग
है ना, टू द फेस टू प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम स्लीपिंग। बोलता है कि ये आदमी क्या किया, अपने फेस को, अपने चेहरे को उस जो चट्टान था, चट्टान के सहारे, जैसे कि अपना फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फ्रिक्शन को हिंदी में बोलते हैं आपका घर्षण, हाँ घर्षण। तो यहाँ पे जो ऐसा खड़ा चट्टान है तो उसका पैर तो दोनों लगा हुआ ही होगा, हाथ भी लगाया होगा, तो अपने फेस को भी और लिपट गया उसके ऊपर, है ना, कि जितना ज़्यादा हो सके चट्टान के ऊपर लिपटे रहूँ ताकि फिसल के जल्दी नीचे नहीं आऊँ। आप लोग भी किसी पेड़ में चढ़ते होगे जो खड़ा पेड़ रहता होगा, तो आप लोग यहाँ पे फेस भी चिपका लेते होगे, पीठ भी चिपका लेते होगे, यहाँ पे पैर भी चिपका लेते होगे। तो वही स्थिति यहाँ पे था, है ना। द मैन क्लिंग टू द फेस टू प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम स्लीपिंग। अपने को स्लिप होने से बचाने के लिए, फिसलने से बचाने के लिए वो उसके ऊपर चिपक गया और बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ लिया। एट वन पॉइंट द स्लोप वॉज सो सियर दैट ही वॉज ऑब्लाइज्ड टू क्लाइंब अप अगेन एंड कम डाउन बाई अनदर रूट। बोलता है कि लेकिन एक जगह, एक पॉइंट पर जब वो वहाँ पे चट्टान के सहारे जब उतर रहा था तो रास्ते में देखा कि यहाँ पे तो बहुत ही खड़ी ढलान है, यहाँ पे जहाँ मैं लाइन कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अगर हो सके तो वो गिर जाता, है ना। देखो मैं फिर से एक बता दे रहा हूँ कि क्या कंडीशन थी। ऐसे करके ढाल बना हुआ था, ऐसे करके अगर बात माने था तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चढ़ा के लटका हुआ था, है ना, कुछ दूर नीचे उतर चुका था, देखिए ऊपर से कुछ नीचे उतर आ चुका है। अब उसके नीचे अगर आएगा तो यहाँ पे देखो खड़ी ढाल है, यहाँ पे तो यहाँ पे जो खड़ी ढाल है वहाँ पे वो फिसल के गिर सकता है। तो क्या किया कि वो किनारा बदलने लगा, इधर से आने लगा। अब इधर से हो सकता है कि ऐसे होगा स्लिपरी, है ना, तो वो अपना रूट बदलने लगा। जिस साइड से उतर रहा था उस साइड को उसको बदलना पड़ा, क्योंकि जहाँ से वो उतर रहा था वहाँ पे बहुत ही खड़ी ढाल थी, हो सकता था वो गिर सकता था, है ना। इसके लिए उसने अपना रास्ता बदल लिया और वो फिर से किनारे आने लगा, ये साइड आने लगा, ये साइड बढ़ के आने लगा, ये साइड, ताकि इधर से जो ढलाव थोड़ा कम है वहाँ से फिर मैं उतर सकूँ। ऐसा हो रहा था, ऐसा वहाँ पे दृश्य बन रहा था, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है दैट ही वाज ऑब्लाइज्ड टू क्लाइंब अप, फिर से वो थोड़ा ऊपर चढ़ा, एंड कम डाउन बाय अनदर रूट, और वो दूसरे रूट से होकर उतरने लगा। ही स्टॉप्ड टू रिगेन हिज ब्रेथ बाय ए विदर्ड ओवर हैंगिंग ट्री। बोलता है कि उसी चट्टान में, देखो ऐसे चट्टान में एक पेड़ के किनारे से, यहाँ पे पेड़ था, जो पेड़ से यहाँ पे टहनियाँ ऐसे ऐसे करके झुकी हुई थी, है ना, पेड़ से। तो ये क्या हुआ, इस पेड़ के जो झुकी हुई टहनी थी, यहाँ पे देखो पेड़ लगा हुआ है किनारे में, और झुकी हुई टहनी थी ओवर हैंगिंग ट्री। तो इस टहनी के सहारे वो लटक गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा, ताकि कुछ और भी शक्ति को वो, अपने एनर्जी को वो रिस्टोर कर सके। आगे देखो क्या लिखता है, ही वॉज नाउ सो क्लोज टू द सी दैट ही कुड टेस्ट सॉल्ट ऑन हिज लिप्स एज द फाइन सी स्प्रे रोज अप एंड फेल एंड हिज टीथ वेयर चैटरिंग विथ कोल्ड। क्या बोलता है कि वो अब इतना सामने आ गया था लहर के। अब जैसे कि देखो चट्टान से आपको मैंने भी बताया कि लहर ऊंची उठ रही थी, तो अगर यहाँ पे वो पहुँच गया था अभी तक, तो इतनी ऊंची ऊंची चट्टान, मतलब कि इतनी जोरी बड़ा बड़ा लहर से जो उठ रहा था, स्प्रे बन रहा था, छिड़क रहा था ऊपर, छिटकन जो आ रही थी, उस छिटकन को वो अपने जीभ से टेस्ट कर सकता था, अपने मुंह से, लिप से टेस्ट कर सकता था और देख सकता था कि सी का पानी कितना कैसा है, ठीक है। और फिर देखो क्या लिखता है, द फाइन सी स्प्रे रोज अप एंड फेल एंड, देखो अभी उसको ठंड भी लगने लगी है, एंड हिज टीथ वेयर चैटरिंग विद कोल्ड। सूना सुनसान जगह में जब ऐसा लहर आने लगा और हवा जब जोर से बहने लगी, तो वो भीग कर अब वो ठंड से कांपने लगा और उसके दांत बड़बड़ाने लगे, कटकटाने लगे। बट द प्लाइट ऑफ हिज बोट वॉज अपरमस्ट इन हिज माइंड। बोलता है लेकिन वो जो सोच के आया था कि हमको अपना नाव को कैसे सुरक्षित रखना है, वो अब उसको खतरे में नजर आ रहा था। अब उस पर उसका ध्यान जाने लगा कि मैं कैसे नाव को बचाऊं। अब उसका ध्यान तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो बोट के सहारे वो रोक के किनारे आया है। अगर वो बोट खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, तो फिर वो दूसरे किनारे तक कैसे पहुंचेगा, ये बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। फिर वो यहाँ पे अकेला फंस जाएगा, है ना, और हो सकता है कि कोई यहाँ पे उसको लेने के लिए नहीं आए। तो ऐसी स्थिति यहाँ पे बन रही है। तो देखिए क्या लिख रहा है, बट द प्लाइट ऑफ हिज बोट वाज अपरमोस्ट इन हिज माइंड। अब वो जो उसको सबसे बड़ी चिंता यहाँ पे हो रही थी कि कैसे बोट को बचाया जाए, और वही उसके माथे में सवार हो गया कि कैसे बोट को यहाँ से, जो मैंने उसको सुरक्षित समझ के आ गया हूँ ऊपर, अब उसको कैसे सुरक्षित फिर से किया जाए, क्योंकि अब वो सुरक्षित नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है, चलो देख लेते हैं। बिलो इट वाज बॉबिंग ऑन द वेव्स लाइक ए कॉर्क एंड एट एनी मोमेंट द रोप विच हेल्ड इट फास्ट माइट ब्रेक। वही चीज़ बोला जा रहा है कि जो नीचे बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, वो एक तरह से कॉर्क की तरह वहाँ पे फंस जाएगा। एंड एट एनी मोमेंट द रोप विच, बोलता है कि जो उस नाव को तेज़ी से, मोटी से, मतलब कि अच्छे से, मजबूती से पकड़ के रखा है, बांध के रखा है, कहीं वो टूट ना जाए उस लहर से, है ना। द बोट वुड
ईदर बी कैरिड आउट टू सी और डैश्ड टू पीसेस अगेंस्ट द रॉक्स। वही बोला जा रहा है कि ऐसा ना हो कि वो वहाँ से रस्सी टूट जाए और वो नाव था वो फिर से समुद्र की ओर लौट के दूर जाने लगे, है ना, टूट जाए। और क्या बोलता है कि डैश्ड पीसेस अगेंस्ट द रॉक्स, क्योंकि किनारे में जब यहाँ पे इसका नाव बंधा हुआ तो लहर जब इधर से आएगा इस डायरेक्शन से तो ये नाव इस पर टकराएगी। किस पर टकराएगी? ये टकराएगा ये आपका जो चट्टान है उस पर, और इस चट्टान पर टकराने से कहीं टूट ना जाए, वो खत्म ना हो जाए और दूर कहीं पे बहल के उसका जो मलबा है शिष्ट है कहीं पे बह के दूर ना निकल जाए, अब इसको चिंता सताने लगी। द मैन बिगेन टू क्लाइम डाउन अगेन, वो फिर से वो रास्ते में सोच सोच के उतरते जा रहा है, ठीक है, नीचे उतर रहा है। वही क्लाइम जो बोल रहा है कि ऊंचा जो मतलब कि आपका खड़ी ढलान है उसी के नीचे धीरे धीरे उतरते आ रहा है। बट स्टॉप्ड अब्रप्टली, है ना, बट स्टॉप्ड अब्रप्टली व्हेन ही हर्ड द साउंड ऑफ स्प्लिंटरिंग वुड, लेकिन वो अब अचानक ही रुक गया है और बहुत ही सहसा रुक गया जब वो क्या सुना? स्प्लिंटरिंग वुड, उसका जो मतलब कि जो लकड़ी से बना हुआ था नाव, उसके टूटने चिरकने की चिड़कने की चटकने की आवाज़, जैसे कि कोई भी चीज़ का होता है चटक जाता है, मतलब आपको समझ में आ जाता है कि कुछ टूट गया है, तो वो चटकने की आवाज़ सुनकर वो वहाँ पे सहसा रुक गया है और उसको बहुत ही अजीब लगेगा। अब देखो क्या होता है। हीज वर्स्ट फियर्स हैड बीन रियलाइज्ड, और उसे बहुत ही खराब मतलब कि बोलते हैं जितने गंदे तरह का जो होता है ना फीलिंग आना, वो आ रहा है कि अब क्या होगा। बहुत ही खराब तरह से डर, भयावह डर उसके मन में अब सताने लगा है। अब देखो, ही saw his boat lifted high by the waves and beaten against the rocks again। बोलता है कि वो देख सकता था कि उसका जो नाव है लहरों के द्वारा ऊपर उठा दिया गया और बार बार से चट्टानों से टकराया जा रहा है ना, टकरा रहा है चट्टानों से। क्यों? पानी के बहाव के कारण। द मैन लुक्ड डाउन हेल्पलेसली एज ए टैंगल्ड मास ऑफ ड्रिफ्ट वुड एंड गियर फ्लोटेड अवे ओवर द वाटर। बोलता है कि अब वो देख सकता था, निसहाय हो गया था। बोलते हैं जिसको बोलते हैं ना हेल्पलेस हो जाना, मतलब कि बेसहारा हो जाना। और वो देख सकता था कि जो उसका नाव का बड़ा सा मलबा था, वो जो बड़ा सा पार्ट था, वो क्या हुआ, फंस चुका है और वो दूर कहीं बहकर टूटकर निकल गया है। ठीक है, तो यही आपका पैसेज था। अब इस पर देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, और आपको यहाँ पे इसका मतलब कि मैं सॉल्यूशन भी करवा दे रहा हूँ, तो आप लोग देखिए किस तरह का क्वेश्चन है। और पैसेज को कॉम्प्रीहेंड अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो फिर आपका आंसर अच्छे से दे पाओगे। आगे देखो क्या पूछ रहा है कि पहला क्वेश्चन की व्हाट हैड द मैन एंकर्ड एट द रॉकी कोस्ट ऑफ द बोट, तो आप लोग ऑफ द आइलैंड, आप लोग को भी पता है, मैंने बताया कि क्या उसको ने लंगर डाल के उस रॉकी जो कोस्ट था, मतलब कि जो पत्थर वाला जो किनारा था, उस पर क्या बांधा, कौन सा चीज़ को वहाँ पे लंगर डाल के ठहराया। तो आपको भी अभी आंसर मैंने बताया बोट होगा इसका आंसर। अपने नाव को उसके किनारे पर बांधा, उसको लंगर डाल के ठहराया। व्हाट हैड इम्पेल्ड द मैन टू विजिट द आइलैंड, कौन सा चीज़ उसको वहाँ पे जाने के लिए प्रेरित किया, मतलब कि उस किनारे में जाने के लिए उसको मतलब कि मजबूर किया। तो क्या हो जाएगा, देखो सेकंड का आंसर हो जाएगा डी, है ना, क्योंकि ए एंड बी यहाँ पे दोनों दिया हुआ है। मतलब सिंपल क्यूरियोसिटी भी थी, मतलब उसको उत्तेजना भी थी, उत्सुकता थी, एंड लव ऑफ एडवेंचर दोनों था। ये आप लोग को मैंने बताया था कि उसकी उत्सुकता भी थी और साथ में साथ वो एडवेंचर के लिए उसका जो लव था, मतलब एडवेंचर का वो मतलब लव करता था, एडवेंचर से एडवेंचरिंग उसको पसंद था। तो इसी के कारण बोथ ए एंड बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डिड द मैन सेट टू सेल फॉर द आइलैंड, है ना, सॉरी व्हेन डिड द, तो वो कब वहाँ से बाहर निकला, कब वो बाहर मतलब आइलैंड में द्वीप की ओर बढ़ने लगा, जाने लगा। तो कब बढ़ने लगा था, जाने लगा था, नाव लंगर डाल के, एंड द मॉर्निंग, है ना, सुबह के टाइम वो वहाँ से छोड़ के आगे बढ़ रहा था। द मैन कुड टेस्ट, है ना, सॉल्ट्स ऑन हिज लिप्स एज द फाइन सी स्प्रे रोज अप एंड फेल एंड हिज टीथ वेयर चैटरिंग विथ, किससे उसके दांत कड़कड़ाने लगे थे जब वो वहाँ पे चट्टान में खड़ा था। तो आपको बताया था मैंने कि बीच चट्टान में वो जो खड़ा था, तो वो चट्टान में जो था बीच में खड़ा हुआ, तो जो लहर से आ रहा था, छिटकन जो आ रहा था पानी का, वो अपने लिप्स में टेस्ट कर सकता था, है ना, और उसके ठंड से जो पानी से भीग गया तो वो उसके दांत कटकटाने लगे। तो किससे, ठंड से कटकटाने लगे। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठंड से कटकटाने लगा। डर उस टाइम नहीं था, डर उसको कब हुआ, जब उसको अचानक याद आया कि अरे ये तो मेरे नाव का चटकने का आवाज़ है, तब उसके अंदर डर आया था, टेरर आया था। ये सभी चीज़ें नहीं होंगी। अभी कोल्ड आंसर सही होगा क्योंकि उसका दांत ठंड से कटकटा रहे थे, उस टाइम डर नहीं था उसके अंदर। पैसेज में देखना लाइन बाय लाइन आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ से उसके अंदर डर समाया था जब उसने चटकने की आवाज़ सुनी थी। वेयर डिड द मैन स्टॉप टू रिगेन हिज ब्रेथ, बोलता है वो अपने सांस को फिर से जमा करने के लिए, अपने एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए, सांस को भरने के लिए कहाँ पे रुका। 5th का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाय ए ट्री।
ओवर हैंगिंग ट्री था, मैंने बताया था, उसी ट्री से वो लटक कर वहाँ पे अपना सांस भरने लगा। आगे देखो क्या पूछता है, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर फोर्स्ड विच मीन्स सेम एज इन द पैसेज। फोर्स्ड का यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि कौन यहाँ पे आपका सेम मीनिंग वाला यहाँ पे वर्ड होगा, है ना। तो 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इम्पेल्ड। इम्पेल्ड मतलब फोर्स करना, इम्पेल्ड करना, उसको मजबूर करना, प्रेरित करना, ये सारे क्वेश्चन का मतलब कि इसका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड चॉपी एज यूज्ड इन द पैसेज। बोलता है कि चॉपी का सही मीनिंग आपका यहाँ पे क्या होगा, तो चॉपी का मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा रफ। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्थिर, तड़का हुआ, चटका हुआ, है ना। आगे देखो क्या पूछता है, फिर से देखो अब यहाँ पे सेकंड पैसेज शुरू हो गया है, तो चलिए हम लोग सेकंड पैसेज को फिर से कॉम्प्रीहेंड करते हैं और उसके बेस्ट पर उसके ऊपर बेस्ट देखिए 18 to 12 मतलब कि 5 क्वेश्चन होंगे और ऊपर 8 क्वेश्चन थे, तो 8 4 12 या कितना है, 8 से 12, 8 9 10 11 12, 5 क्वेश्चन यहाँ है और ऊपर 8 क्वेश्चन है, तो 8 5 13 क्वेश्चन आपको दोनों पैसेज हो जाएंगे। तो चलो इस पैसेज को हम लोग देख लिया करते हैं। यहाँ से देखो क्या लिखा हुआ है, कोकोनट इज़ द फ्रूट ऑफ कोकोनट पाम, है ना। कोकोनट इज़ द फ्रूट ऑफ कोकोनट पाम कोकस न्यूसिफेरा। बोलता है कि नारियल आपका ताड़ या बोलो नारियल का पेड़ का एक फल है ना। और इसका देखो यहाँ पे साइंटिफिक नेम भी दिया हुआ है, कोकस न्यूसिफेरा। तो अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो, ये साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है। इट इज़ यूज्ड फॉर इट्स वाटर, मिल्क, ऑयल एंड टेस्टी मीट। इसको किस तरह से खाया जाता है, यूज़ किया जाता है, देखो वाटर के रूप में। आप लोगों को पता होगा कि नारियल पानी बहुत ही फेमस है, डाब पानी भी इसे कहा जाता है, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो ये बहुत ही रिसेंटली यूज़ में भी आ गया है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना चाहिए कि डाब पानी जो है, ये वाटर के रूप में जो नारियल पानी है, इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा रिसेंटली जो हुआ है बहुत ही बढ़ गया। स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं कि अभी इसका डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप लोग समझ पा रहे हो कि इसके कितने यूज़ हैं नारियल का। तो पानी के रूप में, मिल्क के रूप में मतलब दूध के रूप में, ऑयल में तो इसका सर्वव्यापी रूप है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मतलब इसका रोल है, क्योंकि आपको पता होगा कि स्किन केयर में, है ना, इसका ऑयल को सबसे बेस्ट बताया जाता है। तो स्किन केयर के लिए मतलब स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है ये ऑयल नारियल का, ठीक है। एंड टेस्टी मीट, और जो इसका मीट होता है अंदर का जो वाइट जो होता है वो भी खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो देख सकते हो कि कोकोनट का कितना यूज़ है। आगे देखो क्या लिखता है कि कोकोनट्स हैव बीन ग्रोन इन ट्रॉपिकल रीजन्स फॉर मोर देन 4500 ईयर्स बट रिसेंटली इंक्रीज्ड इन पॉपुलैरिटी फॉर देयर फ्लेवर्स, culinary यूजेज एंड पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स। बोलता है देखो क्या बोल रहा है, कोकोनट्स हैव बीन ग्रोन इन ट्रॉपिकल रीजन्स। बोलता है कि जो नारियल है वो खास करके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो कि बहुत ही गर्म इलाके होते हैं वहाँ पे उपजाए जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होगा ये समुद्री किनारों में ज़्यादा उपजते हैं। फॉर मोर देन 4500 ईयर्स बट रिसेंटली इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी। बोलता है लेकिन याद रखिए 4500 वर्षों से भी अधिक वर्षों से ये वहाँ पे उपजाए जा रहे हैं। बट रिसेंटली इंक्रीज्ड इन पॉपुलैरिटी फॉर देयर फ्लेवर, culinary यूजेज एंड पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स। लेकिन अब हाल फिलहाल के दिनों में इसकी पॉपुलैरिटी क्यों बढ़ी है, तो देखिए इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है और फ्रेग्रेंस भी बहुत ही अच्छा होता है इसका ऑयल का, मैं जोड़ना चाहूँगा। तो देखिए यहाँ पे फ्लेवर बहुत ही अच्छा है और culinary यूजेज मतलब कि रसोई घर का ये एक अभिन्न अंग बन गया है, ठीक है। वहाँ का बहुत ही अच्छा मतलब कि रसोई रूम में अपना एक पहचान बना के रखा है। एंड पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स, और इसके काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी आपको इसको मिला है। आगे देखो, द नेम कम्स फ्रॉम द ओल्ड पोर्तुगीज एंड स्पेनिश वर्ड कोको। इसका नाम कोको कैसे पड़ा है, चलो देख लेते हैं। मीनिंग हेड, इसका जो कोको का मतलब होता है स्पेनिश और पोर्तुगीज़ में जो होता है ओल्ड पोर्तुगीज के हिसाब से वो हेड होता है, माथा होता है, और स्कल मतलब कि खोपड़ी होता है। आफ्टर द 3 इंडेंटेशंस ऑन द कोकोनट सेल दैट रिसेंबल फेशियल फीचर्स। बोलता है इसका नाम क्यों रखा गया हेड और स्कल मतलब कोको क्यों रखा गया, क्योंकि ये चेहरे के भांति रिसेंबल करता था, उसी के जैसा मिलता था। आप लोग को भी देखे होंगे कि चेहरे जैसा दिखता है। आगे देखो, दे आर यूबिक्विटस इन कोस्टल ट्रॉपिकल रीजन्स एंड आर ए कल्चरल आइकन ऑफ द ट्रॉपिक्स। बोलता है ये सर्वव्यापी मतलब बहुत ही ज़्यादा इसमें गुण है, देख पा रहे होंगे सभी तरह के गुण हैं, है ना। तो सभी तरह के इन्हीं सभी गुणों के कारण ये कोस्टल जो मैंने अभी बताया किनारों में उपजाया जाता है, कोस्टल ट्रॉपिकल रीजन जो उष्णकटिबंधीय किनारे वाले क्षेत्र हैं उसमें ये इसी कारण बहुत ही फेमस है, बहुत ही मतलब कि नामी है वहाँ पे जाके। एंड आर ए कल्चरल आइकन ऑफ द ट्रॉपिक्स, और वहाँ के वो ये एक सांस्कृतिक आइकन बन गया है। कल्चरल आइकन मतलब सांस्कृतिक पहचान बना ली है।
आगे देखो क्या पूछ रहा है, आगे देखो क्या बोल रहा है, द कोकोनट इज़ एन अनयूजुअल फूड फॉर मेनी रीजन्स। ये असामान्य है, मतलब दूसरों से अलग है, बहुत ही मतलब कि इसके कारण दिए जा सकते हैं। क्योंकि कोकोनट किस तरह से अलग है, चलिए देख लेते हैं दूसरे फलों से क्यों ये ज़्यादा फेमस है। इट इज़ टेक्निकली ए सीड, बोलता है कि वैज्ञानिक रूप से या टेक्निकली कहा जाए विज्ञान की भाषा में, है ना, तो ये एक बीज है, सीड है ना, प्रोड्यूस्ड बाय द कोकोनट पाम ट्री, जो कि नारियल पेड़ या ताड़ के पेड़ से उत्पादित होता है, मतलब निकलता है। एंड एज सच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एडिबल सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय एनी प्लांट। और ये एक उनमें से शामिल है जो सबसे बड़े बड़े बीज के रूप में जो खाए जाते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं, उनमें से ये एक है जो कि खाने के उपयोग में लाया जाता है और बहुत ही बड़े मतलब बीज हैं, है ना, जो कि प्लांट से आते हैं, निकलते हैं। इट इज़ यूजुअल कॉन्टेंट्स, है ना, अल्सो मेक इट यूनिक इन द सीड वर्ल्ड। और इसके कुछ गुण भी हैं जिसके कारण ये, कुछ अलग गुण है, अद्वितीय गुण है, जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा बीजों के संसार में ये फेमस है। क्यों फेमस है, चलिए देख लेते सीधा। द इंटीरियर कंसिस्ट्स ऑफ बोथ मीट एंड वाटर, बोलता है इसका जो अगर आप खोपड़ी कर खोलोगे खोपड़ी अगर खोलते हो तो अंदर से क्या क्या निकलता है, पानी भी निकलता है और सफ़ेद कलर का मीट भी निकलता है ना, ये इसका इंटीरियर है। द मीट इज़ द वाइट पीच, बोलता है इसका जो मीट होता है वो वाइट कलर का होता है। एंड विच आर ऑल फेमिलियर, विथ विच वी आर ऑल फेमिलियर, जिससे हम लोग सभी मतलब कि फेमिलियर है, मतलब कि अच्छे से बहुत दिनों से जान रहे हैं, फेमिलियर हो चुके हैं। एज इट इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर कुकिंग एंड फ्लेवरिंग्स, इसका ज़्यादातर उपयोग खाने के रूप में या फिर फ्लेवर देने के लिए इसका यूज़ होता है। द कोकोनट वाटर इज़ ए वाइट लिक्विड, इसका जो पानी मतलब कोकोनट वाटर जो होता है वो पानी सफ़ेद होता है। दैट इज़ वेरी स्वीट एंड थर्स्ट क्वेंचिंग, है ना, बोलता है कि इसका जो पानी होता है बहुत ही मीठा जो होता है वो सफ़ेद कलर का होता है, बहुत ही मीठा, और क्या होता है आपके जो प्यास को होता है मिटाने वाला होता है। देखिए यहाँ लिखा थर्स्ट क्वेंचिंग, मतलब कि आपके जो प्यास लगेंगी उनको ये शांत कर सकता है, ठीक है। और यार डाब पानी पीने में आप लोगों को पता होगा काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, और आप लोग पियोगे तो काफ़ी ज़्यादा जो प्यास रहता है मिट जाएगा, बहुत ही ठंडा और अच्छा लगता है। तो इस तरह से इसके गुण काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्किन केयर में भी मैंने बताया बहुत ही यूज है, कुकिंग में भी इसको दिखाया गया, अद्वितीय है। तो इस तरह से ये एक यूबिक्विटस यहाँ पर आप लोग दिख पा रहे होंगे गुण है इसमें। आप देखो क्या लिख रहा है, कहाँ तक मैंने किया था, हाँ देखो, पोर्तुगीज़ एक्सप्लोरर्स गेव द नट इट्स नेम इन द 15th सेंचुरी। और पोर्तुगीज जो है इसका नट नाम आगे जो लगाया वो 15th सेंचुरी में लगाया, 15वीं शताब्दी में जोड़ा। रेफरिंग टू इज एज कोको मीनिंग घोस्ट इन देयर लैंग्वेज, देखो वो जो पोर्तुगीज थे उसका कोको का मतलब क्या हो रहा था, पोर्तुगीज में कोको का मतलब उनकी भाषा में भूत होता है, घोस्ट होता है, भूत। क्यों होता है, देखो, द 3 डिम्पल्स एंड द हेरी टेक्सचर, है ना, रिमाइंडेड देम ऑफ ए घोस्ट्स फेस। बोलता है देखो यार नारियल आप लोग जब देखे होगे तो नारियल तो ऐसे रहता है, लेकिन यहाँ पे देखो किनारा में 3 ऐसे करके डिम्पल बने रहते हैं, थोड़े बड़े बड़े, देखो ऐसे रहता है नारियल, ऐसे नारियल रहता है, तो यहाँ पे 3 डिम्पल ऐसे करके बने हुए रहते हैं। आप लोग देखे होंगे जिसमें अगर पानी अगर निकालना रहता है तो यहाँ पे अगर चक्कू से अगर आप मारते हो दो जगह 3 जगह अगर आप यहाँ पे छेद कर देते हो तो वहाँ से फिर पानी निकलने लगता है। तो वो आपको 3 डिम्पल यहाँ पे आपको दिखे होंगे नारियल में, एक साइड देख लेना छुड़ाने के बाद, ठीक है, नारियल के सारे जितने भी रेसे रहते हैं हटाने के बाद दिखेगा। तो 3 डिम्पल्स एंड द हेरी टेक्सचर, और आप लोग देखे होंगे कि नारियल में ऊपर पूरा एकदम ऐसे ऐसे करके पूरा जट रहता है, देखे होंगे। इससे उन्हें घोस्ट का मतलब कि भूत के चेहरे जैसा दिखा। एंड द ट्री हैज़ रिटेन्ड द नेम एवर सिंस, और उसके बाद से देखो यही नाम जो कोकोनट है इसका नाम अभी तक बरकरार है और चलता आ रहा है। अब चलिए इसका पैसेज का हम देख लेते हैं, क्वेश्चंस क्या क्या है और उसके आंसर भी हम लोग कर लेते हैं। वेयर आर द कोकोनट्स ग्राउंड, बोलता है कि कोकोनट्स कहाँ उपजाया जाता है ना, कहाँ बड़े होते हैं ये। तो 8th का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रॉपिकल रीजन्स, मैंने बताया कोस्टल ट्रॉपिकल रीजन्स मतलब कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में किया जाता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 9th में देखो पूछ रहा है व्हाट डज द वर्ड कोको मीन्स, कोको का मतलब अभी मैंने आपको बता दिया था कि कोको का मतलब क्या होता है, तो अस्कल होता है ना। और देखो यहाँ पे हेड भी होता है, अभी मैंने बताया तो खोपड़ी और माथा, तो आपका बोथ ए एंड बी हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। मैंने ऊपर पढ़ाया है सारी चीज़ों। आगे देखो, विच पार्ट ऑफ द कोकोनट इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर कुकिंग एंड फ्लेवरिंग, बोलता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं इनको जिनको खाने के रूप में और फ्लेवरिंग के रूप में ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है, कौन सा पार्ट कोकोनट का। तो देखो 10th का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो कि यहाँ पे पूछ रहा है कि यूज्ड इन एक्सटेंसिवली फॉर कुकिंग एंड फ्लेवरिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा
तो यहाँ आप लोग देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए द मीट इज़ द वाइट, देख रहे हैं यहाँ पे देख लेना, इज़ यहाँ से देखो एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड फ्लेवरिंग, तो यहाँ पे देखो मीट हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको ऊपर दिखाया, तो यहाँ पे मीट टिक कर देना, 10th का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10th का डी ऑप्शन, मीट ये है, मिल्क मैंने बोल दिया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखो क्या पूछता है 11th नंबर में कि द कोकोनट अर्न द नेम, है ना, निक नेम घोस्ट बिकॉज ऑफ इट्स, बिकॉज क्यों इसका देखो भूत नाम क्यों पड़ा, तभी मैंने आपको बताया था क्यों पड़ा था, तो 11th का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इट रिसेंबल्स ए फेस, क्योंकि ये फेस जैसा लगता है और यहाँ पे 3 डिम्पल भी होते हैं और जट भी रहता है, तो फेस जैसा लगता है, भूताहा चेहरा जैसा लगता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन 11th का सही हो जाएगा। अब देखो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज, तो आप लोगों को पता होगा जिस मुख्य बिंदु या मेन चीज़ के इर्द गिर्द घूम रहा है स्टोरी, उसी को हम यहाँ पे टाइटल डाल देना है। तो क्या हो जाएगा 12th का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोकोनट ए फ्रूट आपका सबसे सही होगा, सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नोट मेकिंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सब यहाँ पे दिखेंगे, तो देखते हैं क्या क्या आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट यूज्ड इन नोट मेकिंग, किसको नोट मेकिंग में यूज़ नहीं किया जाता है, तो 13 का देखो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डेट को, है ना, इसको नोट मेकिंग में यूज़ में नहीं लेते हैं, बाकी सभी चीज़ों को नोट मेकिंग में यूज़ किया जाता है, डेट को यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग, समरी राइटिंग में किसी इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ये आपको कौन हो जाएगा, 14th का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूजिंग योर ऑन वर्ड्स, इसको समरी में नहीं यूज किया जाता है ना, एक्सट्रैक्ट करते हैं ये सारी इंक्लूडिंग मेन आइडियाज़ ओनली, तो मेन आइडिया को ही हम लोग लिखते हैं समरी में, समरी बीइंग शॉर्टर एंड द टेक्स्ट देन द टेक्स्ट, मतलब कि समरी को छोटा बनाया जाता है, ये भी सही है, लेकिन ये आपका नहीं होगा, यूजिंग योर ऑन वर्ड्स नहीं होगा, समरी में वैसा नहीं होता है। आगे देखो विच ऑफ दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट्स इन द लेटर्स टू एडिटर, लेटर जो एडिटर को लिखा जाता है उसमें डेट लिखने का सबसे मतलब कि राइट फॉर्मेट क्या है, तो 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इस तरह से लिखा जाता है 23 नवंबर 2021। आगे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर, बोलता है इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है जब किसी एडिटर को लेटर लिखा जाता है, तो 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टाइटल वहाँ पे लिखा नहीं जाता है। आगे देखो नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपियर्स इन, बोलता है कि जो गवर्नमेंट जो कोई भी तरह का नोटिस देती है वो अधिकतर किस में देती हैं, तो यार गवर्नमेंट स्कूल नोटिस बोर्ड में तो नहीं देगा, कोर्ट नोटिस बोर्ड तो कोर्ट का रहता है, बुक्स में भी नहीं आएगा, जब गवर्नमेंट को देना रहेगा तो वो सभी को एक साथ देना चाहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके, जो जनसंचार का सबसे बड़ा माध्यम है उसके थ्रू देना चाहेगा, तो न्यूज़पेपर आपका आंसर सही हो जाएगा, जो कि सभी को पहुंच जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखो पूछ रहा है इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड, बोलता है कि नोटिस राइटिंग में इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन का नाम कहाँ पे रहता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी एट द टॉप। ठीक है, टॉप पे ही लिखते हैं। आगे देखो 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि देखिए यहाँ पे दे दिया कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द बुक फेयर यू वेंट विथ योर फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ गए हो, यू आर गीता रविनाश, आप गीता रविनाश हैं, रेफरिंग टू द अबव लाइन्स क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। देखिए व्हाट वुड बी द करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट, तो टाइटल का रिपोर्ट क्या होना चाहिए, तो आई वेंट ए बुक फेयर, मैं एक बुक फेयर गया, द बुक फेयर, आई वेंट ए बुक फेयर विथ माई फ्रेंड, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे द बुक फेयर कहना अच्छा नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे हम द बुक फेयर के मतलब सिर्फ बुक फेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारा एक क्या बोलते हैं उसको, एक तरह से मैं और मेरे दोस्त द्वारा गया हुआ क्या बोलते हैं उसको विचरण था, वहाँ पे गए, उसके अपने आधार पर जो हम वहाँ का लाइन्स लिखे हैं तो हम अपने आधार पर लिख रहे हैं। ठीक है, द बुक फेयर ये एक जनरलाइज्ड हम टाइटल नहीं देना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि मैं और मेरे दोस्त द्वारा जो वहाँ पे देखा गया उसके ऊपर हम अपना टाइटल देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आई वेंट ए बुक फेयर विथ माई फ्रेंड। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है इंटरनेट हैज़ बिकम, है ना, एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च टूडे, स्टूडेंट्स हु विश टू डू वेल नीड एक्सेस टू द नेट, है ना, बोलता है सपोज यू हैव टू राइट एन आर्टिकल बेस्ड ऑन द अबव लाइन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द एप्रोप्रिएट टाइटल, है ना। तो 20 नंबर का देखो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, बाकी वैसा नहीं होगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो 21 में क्या आएगा कि हु इज़ द ऑथर ऑफ लास्ट लेसन, जितने भी आपके चैप्टर हैं बुक्स के, जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स से ध्यान से सुनिएगा कि सभी बुक्स सभी चैप्टर के आपको पोएट या फिर
राइटर याद होना चाहिए, ऑथर जो बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इन सारी चीज़ों को। तो ये 21st का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अल्फांसो डाउडेट, है ना, डाउडेट जो है इनका ये ऑप्शन सही, डी सी करेक्ट हो जाएगा। 21st का सी। 22 में देखो व्हाट डिड हैमिल, जो मतलब टीचर थे, टीचर हैमिल, है ना, टीचर हैमिल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन। बोलता है कि देखो द लास्ट लेसन में जो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में डॉक्टर हैमिल ने क्या बोला था, डॉक्टर नहीं सॉरी टीचर हैमिल थे ना, तो क्या बोला था उन्होंने, वो बोले थे कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, क्लियरेस्ट, बहुत ही मतलब कि सुनने में साफ साफ है, लॉजिकल भी है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सभी तरह से हैं, ठीक है। डी ऑप्शन 22nd का सही हो जाएगा। आगे देखो 23rd में पूछ रहा है कि व्हाट डिड साहिब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम। बोलता है कि साहिब और उसकी फैमिली कहाँ से आए थे, तो कहाँ से आए थे, ढाका से आए थे। तो 23rd का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा कि ढाका किसका कैपिटल है, किसकी राजधानी है ढाका, ठीक है। सभी को कमेंट करना है कि ढाका किसकी राजधानी है, सभी नीचे कमेंट जरूर किया कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे यहाँ तक क्वेश्चंस हमारे देखते हैं, कौन इतना पैसेंस रख के सभी वीडियो देखते हैं, वही सोचिए वही बच्चे अच्छा इंग्लिश में स्कोर कर पाएंगे जो पैसेंस रखते हैं। व्हाट आर साहिब एंड हिज फ्रेंड्स कंपेयर टू। देखो साहिब और उसके दोस्तों, बच्चों को दो दोस्त थे, उनको किन से कंपेयर किया, तो आप लोगों को पता होगा कि साहिब और उसके दोस्त सुबह सुबह काम करने आ जाते थे और शाम दोपहर तक निकल जाते थे, तो ऐसा पक्षियों का ही काम होता है। तो ये 24 का ए हो जाएगा, बर्ड्स से उनका तुलना किया गया। विच सिटी इज़ फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स। बोलता है कि जो मतलब कि कांच की चूड़ियाँ होती है, बैंगल्स होती हैं, वो कहाँ पे फेमस है। तो आपको कहानी पढ़े होंगे तो ये फिरोजाबाद में, ये फिरोजाबाद है, वो वहाँ पे फेमस है, फेमस सिटी है इसी के लिए, ठीक है, बैंगल्स के लिए। आगे देखो व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम। मुकेश क्या बनना चाहता था, तो देखो मुकेश तो था चूड़ी वाले जो था ना, मतलब ग्लास बैंगल्स, उसी के फैमिली से था, चूड़ी बनाने वाला, लेकिन ये बनना क्या चाहता था, तो ये मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो 26 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो पूछ रहा है कि व्हाट हाउ ओल्ड वाज डॉगलस वेन हिज फादर टूक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया। बोलता है डॉगलस उस वक्त कितने बड़ा था, कितने साल का था जब उसके पापा उसको कैलिफोर्निया के बीच में किनारे पर ले गए। तो क्या हो जाएगा 27 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 और 4, 3 या 4 वर्ष का हुआ होगा। आगे देखो दोज 9 फीट फॉर डॉगलस वेयर मोर लाइक। बोलता है वो 9 फीट डॉगलस के लिए कितने बड़े थे, तो डॉगलस बहुत ही छोटा था उस टाइम। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 90 फीट के बराबर उसको लग रहा था, ठीक है। आगे देखो रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 29 to 31, मतलब 3 क्वेश्चंस हैं। आपको एक्सट्रैक्ट जितने भी आपके पोएम है सभी के एक्सट्रैक्ट का जो आप लोग को उस पर रिगार्डिंग जो क्वेश्चन रहेगा उसकी प्रैक्टिस कर लें। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज लगाएं और उसके साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा गेस पेपर को भी लगाएं, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मेन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, ठीक है। अब देखो हु इज़ द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट। जो पोएम ऊपर दिया हुआ है, जिस एक्सट्रैक्ट को लिया गया उसके पोएट कौन है, तो पोएट सभी का मैंने बताया कि याद रखिएगा, तभी एक्सट्रैक्ट कौन से पोएम से लिया गया कम से कम वो आपको याद रहेगा। तो सिर्फ पोएम का आपको याद नहीं रखना है पोएट, ठीक है, नहीं तो आप नहीं बना पाओगे एग्जाम में। देखो यहाँ पे पूछा भी नहीं कि कौन सा पोएम यहाँ पे है, सीधे यहाँ पे पूछ रहा है कि जो ऊपर का लाइन है वो कौन सा पोएम से लिया गया और उसके पोएट कौन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सभी एक्सट्रैक्ट के सहित सभी लाइन बाय लाइन आपको याद होना चाहिए कि वो कौन सा पोएम का है, तभी आप उसके पोएट का नाम लिख पाओगे। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले पोएम का नाम का अगर पोएट का भी याद कर लेते हो, लेकिन ये कहाँ से लिया गया कैसे जाने होंगे, इसका कौन सा पोएम है और कौन सा पोएट है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पोएम का लाइन भी याद होना चाहिए कि कौन सा पोएम में क्या क्या लाइन्स आते हैं। 29 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पैब्लो नेरूडा इसके मतलब पोएट हैं। 30 नंबर देखो कैसे तैयारी करना, मैं पूरा वीडियो में समझाते चलता हूँ, तो वो चीज़ें करते चलने हैं आप लोग को, ठीक है, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। सिर्फ याद करने से नहीं होगा, सभी को समझना होगा मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ। व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू, है ना, क्या पोएट यहाँ पे उम्मीद करता है कि फिशरमैन क्या करेंगे 30 का ये डू नॉट टू हार्म द वेल्स, वो वेल्स को हानि नहीं पहुँचाएंगे। द मेन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज, है ना, मैन गैदरिंग किसके तरफ देख रहे तो क्या हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हार्ट हैंड्स। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। तो स्टीफन स्पेंडर द्वारा कौन सा पोएम लिखा गया, तो हो जाएगा 32 का सी ऑप्शन सी हो जाएगा, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, ठीक है। 33 में देखो पूछ रहा है द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड्स आई मीन द बॉय इज। बोलता है कि जो बॉय द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड्स आई, रेड्स आई का मतलब यहाँ पे क्या होगा, द बॉय इज क्या हो जाएगा, द बॉय इज रेड्स आई का मतलब पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा द बॉय इज 33 का बी हो जाएगा, थीन हंग्री एंड वीक, पतला था, कमज़ोर था, भूखा था,
है ना। 33 का बी ऑप्शन। 34 में देखो बोल रहा है द पोएट कमला दास वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर, है ना। तो क्या हो जाएगा 34 का ए हो जाएगा पेरेंट्स होम, ठीक है। आगे देखो 35 में क्या पूछ रहा है, हु इज़ द टाइगर किंग। टाइगर किंग कौन था, तो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम का राजा था, आप लोगों को पता होगा। 36 में देखो पूछ रहा है इन विच आवर द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न। बोलता है कौन से घंटे में, कौन से आवर में द किंग राज मतलब कि जो प्रिंस था द टाइगर किंग वो बॉर्न मतलब जन्म लिए। तो कौन से आवर में लिया था, आपको पता होगा इन द आवर ऑफ बुल, इसीलिए उनको खतरा था, आप लोग को जानते होंगे। 36 का ए ऑप्शन हो जाएगा, है ना। बुल्स इन द आवर ऑफ बुल्स। हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड तिसाली दोषी क्रॉस। कितने टाइम जोन्स को उन्होंने क्रॉस किया तिसाली दोषी ने। तो 37 का डी हो जाएगा 9, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कनाडियन जियोफ ग्रीन, है ना। तो क्या हो जाएगा 38 का ए ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑन आइस, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 39 में देखिए पूछ रहा है कि हु वाज डॉक्टर सदाव। तो डॉक्टर सदाव कौन थे, आप लोगों को पता होगा, जापानीज डॉक्टर थे, है ना। तो 39 का ए हो जाएगा। और जापानीज डॉक्टर थे लेकिन अपनी शादी कहाँ पे किए थे, हाना से, कहाँ पे मिले थे, तो वो नीचे वाला क्वेश्चन देख लो, उसी पे है लास्ट क्वेश्चन कि वेयर डिड डॉक्टर सदाव मीट हाना। तो हाना को वो कहाँ मिले थे, 40 का बी हो जाएगा इन अमेरिका। और डॉक्टर सदाव ने आप लोग को पता होगा कि जो आपका इनेमी कंट्री था वहाँ के सोल्जर का इन्होंने मतलब कि क्या किया था, देखभाल किया था, लुक आफ्टर किया था। तो वो सारे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, देख लीजिएगा, है ना। तो आप लोग एक चीज़ और कमेंट करना है कि वो सोल्जर जो आया था डॉक्टर सदाव के स्टोरी में, वो सोल्जर कौन से कंट्री से आया था, वो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, नीचे जरूर किया कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे देखते हैं। और आप लोग फीडबैक जरूर दिया करें, सभी वीडियो को लाइक करा करें, नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट किया करें। और जितना कॉमेंट होगा उतना अच्छा रहेगा, हमारा वीडियो ज़्यादा मतलब लोगों तक पहुँचेगा, सर्कुलेट होगा। और एक काम कीजिएगा, आप लोग जरूर अपने वीडियो को, ये वीडियो देखिए बहुत ही मेहनत से तैयार हो रहा है, तो सभी अपने दोस्तों को शेयर जरूर करके दिया कीजिएगा, ठीक है। आप अपने एंड से अपनी तरफ से बस इतना ही कर दीजिए कि सभी लोगों को, जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी दोस्त हैं, शेयर कर दिया कीजिए। बोल दीजिए कि यहाँ पे सभी मतलब क्लासेस ली जा रही हैं सेट की, ठीक है, ताकि उनको भी पता चल सके। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद बच्चों।